Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Engineering Department. Today I discuss about the topic of frequency domain analysis. So start करते हैं. जनरली जो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है वो बेसिकली किसी भी सिस्टम के डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को इजी गोइंग डिज़ाइन करना हो, एनालिसिस करना हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की हेल्प से हम कर सकते हैं. अब बात ये आती है कि टाइम रेस्पॉन्स टेक्निक के थ्रू भी तो ये सब चीज़ें हो रही थी, बट टाइम रेस्पॉन्स अप्रोच के थ्रू अगर सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज़ हो जाए तो उसको एनालाइज करना, उसको डिज़ाइन करना बहुत टिपिकल हो जाता है. सो उस डिफ़िकल्टी को रिड्यूस करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस यूज़ करते हैं. इस टेक्निक के थ्रू हम लोग जो भी इनपुट सिग्नल होता है उसको सर्टेन रेंज पर उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कराते हैं एंड आउटपुट को जनरेट करते हैं. सो बेसिकली हम कह सकते हैं टू रिड्यूस द डिसएडवांटेज ऑफ टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस वी यूज फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस फॉर डिज़ाइनिंग द सिस्टम. सो आगे बात करते हैं इसके एडवांटेज. जनरली जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स टेक्निक है कंट्रोल सिस्टम में उसका सबसे बेटर एडवांटेज अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि हमें किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए जनरली साइनोसॉइडल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है. वो साइनोसॉइडल सिग्नल ईजीली हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस में अवेलेबल करवा सकते हैं. इसके अंदर जो भी बैंडविड्थ होती है सिस्टम की वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वेरी करती है एंड जो भी ट्रांसफर फंक्शन होता है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स का वो भी इजीली फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स टेस्ट के थ्रू डिटरमाइन हो जाता है. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स टेक्निक. So here in frequency response analysis we need a sinusoidal signal which is easily available. Second, in design problem there are no unified method of arriving at a design system that meet the time domain specification such as maximum overshoot, rise time, delay time, settling time, etc. So whereas in frequency response analyze a wealth of graphical tools such as board plot, log magnitude versus phase plot, Nyquist plot are available, are not limited to low order system. Third point is that the bandwidth of the system can be varied as per requirement. And the fourth point is that the transfer function of complicated component can be determined एक्सपेरिमेंटली बाय फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स टेस्ट. मीन्स जो मैंने बताया कि साइनोसॉइडल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. सेकंड, हम लोग बोर्ड प्लॉट की हेल्प से आसानी से मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी की प्लॉटिंग कर सकते हैं. थर्ड, इसमें जो भी बैंडविड्थ होती है वो इजी गोइंग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वेरी करती है एंड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स टेस्ट के थ्रू आसानी से ट्रांसफ़र फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पर हम एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम लेते हैं दैट इज़ जी ऑफ एस इज इक्वलेंस टू वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस. सो आगे बात करते हैं. सो यहाँ देखिए, यहाँ हमें ऊपर दिया हुआ है वो टाइम रेस्पॉन्स में उसका डायग्राम एक्स ऑफ टी ब्रैकेट्स जो हमारा सिस्टम है जी ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी. एंड अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो एक्स ऑफ एस, जी ऑफ एस एंड वाई ऑफ एस. एक्स ऑफ एस यहाँ पर इनपुट की तरह वर्क कर रहा है, वाई ऑफ एस यहाँ पर आउटपुट की तरह वर्क कर रहा है. सो हमें पता है कि किसी भी इनपुट एक्स टी को अगर साइनोसॉइडल में देखते हैं हम तो उसका फंक्शन होता है एक्स ऑफ टी इज इक्वलेंस टू ए साइन ओमेगा टी. सो फॉर स्टेबल सिस्टम द आउटपुट वाई टी इज इक्वलेंस टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पर बी की वैल्यू है ए मोड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा. ठीक है. इसी तरीके से जहाँ पर फाई की वैल्यू है एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा दैट मीन्स टेन इनवर्स y upon x means imaginary part of g j omega
by real part of g of j omega. So here y of j omega is output sinusoid and x of j omega is input sinusoid. So this is the frequency response, and this is the angle of g of j omega is equivalent to angle of y of j omega upon x of j omega. So we can say that the frequency response is easily calculated from the sinusoidal transfer function by replacing s by j omega. So नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की. अब हम अगर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की बात करें, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में जब हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, प्लॉट ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे या तो एक तो मैग्नीट्यूड फंक्शन के लिए प्लॉटिंग होती है, एक फेज फंक्शन के लिए प्लॉटिंग होती है. तो उन प्लॉटिंग के लिए हमें कुछ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस कंसिडर करने पड़ते हैं. दैट इज़ फर्स्ट है रेजोनेंस पीक. सो यहाँ पर देखिए क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें आर ऑफ एस एज अ इनपुट वर्क कर रहा है, सी ऑफ एस एज अ आउटपुट वर्क कर रहा है. दिस इज़ द फीडबैक एलिमेंट. सो इसकी हेल्प से हम ट्रांसफ़र फंक्शन चेक करें तो ये बनेगा सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज़ इक्वलेंस टू जी ऑफ एस बटा 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस. So this is the transfer function of the above system. So now take the magnitude of this system. So आगे देखते हैं. यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया, तो मैग्नीट्यूड लेने पर हमारे पास ये टर्म है, एंड यहाँ पर s को हमने किस में कन्वर्ट किया, j ऑफ ओमेगा में. सो s को j ऑफ ओमेगा में रिप्लेस करके हम आसानी से ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं. आगे बात करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की. So resonant frequency is the frequency at which resonance peak occurs. Means वो frequency जिस पर resonance peak जो कि हमने अभी पढ़ा है वो occur करे. And generally जो resonant frequency होती है वो हमें transient response की speed की information provide करवाती है. इसे ओमेगा आर से रिप्रेजेंट करते हैं. So this is the resonant frequency. Third point है bandwidth. Generally the range of frequency for which the system gain is more than 3 dB. This range of gain is considered to ensure the proper transmission of signal. So generally if bandwidth is larger and higher frequency will pass through the system, so it is the indication of faster rise in time. So it gives the आइडिया अबाउट द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बैंडविड्थ. यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो फ्रिक्वेंसी रेंज जहाँ पर सिस्टम का गेन मोर देन 3 dB हो, तो वहाँ पर हम आराम से किसी भी सिग्नल को प्रॉपर ट्रांसमिट कर सकते हैं. एंड इन सब का आइडिया लेके हम प्रॉपर किसी भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स की बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है कट ऑफ रेट. तो इट इज़ द स्लोप ऑफ द लॉग मैग्नीट्यूड कर्व नियर द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. So generally we can say that the ability of the system to distinguish a signal from noise can be determined by cutoff rate. Means क्या कह सकते हैं कि सिस्टम की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो सिग्नल में से आराम से नॉइज़ को डिटरमाइन कर सके, दैट इज़ अ कट ऑफ रेट कंडीशन. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फेज मार्जिन की. सो फेज मार्जिन इज़ दैट अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज lag at the gain crossover frequency required to bring the system to verge in stability. So generally it is given by 180 degree plus phi, where phi is the phase angle of the open loop transfer function. That is. Then आता है gain margin. gain margin का फॉर्मूला है gain margin is equivalent to 1 upon mod of g of j omega. डेसिबल में अगर हम चेक करें तो इसका फॉर्मूला होता है -k20 log mod of g of j omega. So this is the gain margin. अब बात करते हैं बॉड प्लॉट की. सो जनरली जो बॉड प्लॉट है वो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए ही प्लॉट होता है. मीन्स जैसे कि हमें कोई g ऑफ s h ऑफ s कुछ भी दिया हुआ है तो इसके लिए जनरली हम बॉड प्लॉट करते हैं. मीन्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए प्लॉटिंग करते हैं.
लेकिन ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए प्लॉट तो करता है, लेकिन जो कमेंट करता है वो जनरली करता है क्लोज लूप फंक्शन के बारे में, मीन्स स्टेबिलिटी के बारे में, फेज़ के बारे में, गेन मार्जिन के बारे में, एट्सेट्रा। जनरली जो बॉड प्लॉट होता है, ये बॉड प्लॉट टाइम कांस्टेंट फॉर्म के लिए ही बनता है, मीन्स जो भी टाइम कांस्टेंट फॉर्म फंक्शन होगा उसी के लिए बॉड प्लॉट को डिज़ाइन किया जाता है। एंड बॉड प्लॉट में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जनरली ये हमारे पास 2 ग्राफ को प्लॉटिंग दिखाता है, जिसमें एक ग्राफ होता है, मतलब एक ही सेमी लॉग ग्राफ होता है जिसको 2 पार्टीशन में बांटा हुआ होता है। एक तो बनता है मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेंसी के बीच में, और एक बनता है फेज़ वर्सेस फ्रिक्वेंसी के बीच में। सो फेज़ वर्सेस फ्रिक्वेंसी हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, बस थोड़ा सा जो टफ पड़ता है वो पड़ता है मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेंसी। जनरली इसकी बॉड की जो प्लॉटिंग होती है वो सेमी लॉग ग्राफ पे ही होती है। सो आगे हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर ऑफ बॉड प्लॉट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो हम बॉड डायग्राम प्लॉट करेंगे, जनरली वो लॉगरिथमिक स्केल यूज़ करता है। एंड यूजिंग लॉगरिथम स्केल, जो भी लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी है उनको एक ही डायग्राम के थ्रू असाइन करना पॉसिबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी की फ्रिक्वेंसी है 5000, ठीक है, किसी 5000 हर्ट्ज़ है। अब हमें ना फॉर एग्जांपल किसी ने दे दिया कि लॉग ए बी, क्योंकि जो स्केलिंग होती है ना, मैं पहले वो बता देती हूँ आपको। जो स्केलिंग होती है ऐसे होती है, जैसे सेमी लॉग ग्राफ है तो इसमें जो मैग्नीट्यूड की जो लाइन होती है जनरली डेसिबल एक्सिस के थ्रू काम करती है, यानी कि यहाँ पर डेसिबल में पॉइंट्स होते हैं। एंड जो ओमेगा यानी कि फ्रिक्वेंसी की लाइन होती है वो जनरली लॉग ओमेगा के फॉर्मेट में होती है, लॉगरिथमिक स्केल में होती है। तो ये लॉग ओमेगा है ना, उसको देखिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी ने कहा है कि लॉग ए बी, ये फ्रिक्वेंसी दे दी। अब ए की वैल्यू है 5000 एंड बी की वैल्यू भी है 5000। तो अगर मैं 5000 इंटू 5000 करूँ तो कितना होगा, 25000 होगा। सो ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी फ्रिक्वेंसी को इतनी आगे तक असाइन कर सके, इतना हायर उससे। तो हम क्या करते हैं, हमें जनरली लॉगरिथम में क्या फ़ायदा होता है कि लॉग ए बी है तो उसको फॉर्मूले को हम लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। सो आसानी से हम लॉग 5000 प्लस लॉग 5000 आसानी से असाइन कर सकते हैं, और किसी भी सेमी लॉग ग्राफ में हायर लोअर सब तरीके की फ्रिक्वेंसी को एक ही डायग्राम में शो कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ अगर इसमें इम्पॉर्टेंट है तो वो ये है कि जो लॉगरिथमिक स्केल होता है उसमें जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं वो कन्वर्टेड इनटू सम टर्म्स, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट में टर्म्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, सम टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 20 log base 10 g ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। तो इन सबको क्या कर दिया, पर्टिकुलर जो भी इनकी रेंज असाइन थी, मतलब जो भी इनका वैल्यू थी, उन सबको सम के फॉर्मेट में दे दिया। सो दिस इज़ द सेकेंड एडवांटेज ऑफ द लॉगरिथमिक स्केल। यानी बेसिकली बॉड डायग्राम को प्लॉट करने के लिए अगर हम मेन प्रोसीजर की बात करूँ तो लॉगरिथमिक स्केल के थ्रू इसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है एंड इसकी प्लॉटिंग होती है। जो प्लॉटिंग होती है वो मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेंसी एंड फेज वर्सेस फ्रिक्वेंसी के बीच में होती है। मैग्नीट्यूड डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं, फ्रिक्वेंसी लॉग ओमेगा के फॉर्मेट में कैलकुलेट होती है। सो आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी, टू चेक स्टेबिलिटी फ्रॉम बॉड प्लॉट। सो जनरली बॉड प्लॉट की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं। उन पॉइंट्स को मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, इन बॉड प्लॉट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज चेक्ड फ्रॉम द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। यानी कि जो भी रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी किसी भी सिस्टम की वो जनरली उसके गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन की हेल्प से चेक होगी। सेकेंड, इफ गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी इज लेस देन फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी then gain margin and phase margin both are positive। मीन्स अगर गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कम है किससे, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, तो हमारे पास जो गेन मार्जिन होगा और जो फेज मार्जिन होगा दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। थर्ड कंडीशन, अगर हमारी गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन है फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से, तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा।
एंड फोर्थ पॉइंट है, इफ़ गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी दोनों सेम हो, देन गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कितने होंगे, ज़ीरो होंगे, एंड सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा. सो दीज आर द स्टेबिलिटी चेकिंग कंडीशंस फॉर बॉड प्लॉट. सो आगे अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की. अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ड्रॉ द बॉड डायग्राम फॉर द गेन टर्म के. सो सबसे पहले तो एक चीज़ ये मैंने बताया, जैसे मैग्नीट्यूड है डेसिबल में लेना है. हम किसी भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4 है, इसको डेसिबल में कन्वर्ट करना है तो हमको करना होता है 20 log बेस 10 4. 2 है जैसे तो हो जाएगा 20 log बेस 10 2. सो दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फॉर्मेट. ठीक है. सो यहाँ पर डायग्राम करना है हमको गेन टर्म के लिए. सो यहाँ पर के बराबर इसको डेसिबल में कन्वर्ट किया तो हुआ 20 log बेस 10 के, ये डीबी में हो गया. एंड फेज एंगल बराबर हमारे पास एंगल ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया. सो जनरली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तो है बट कोई भी फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. सो हमारे पास जो भी बॉड डायग्राम होगा जनरली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन पैरेलल टू 0 dB एंड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 log k. अब मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर मैं 1 by 1 दोनों प्लॉटिंग कर रही हूँ. जैसे ये है, ये तो मैंने बताया ओमेगा फ्रिक्वेंसी, ये हमारे पास डेसिबल में. 20 log k की बात करिए तो डायरेक्ट एक लाइन, तो यहाँ अब हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है. सो ये जनरली 20 log बेस 10 k के लिए आ गया. अब एंगल की बात करूँ तो एंगल तो मेरे पास ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर देखिए बस हमने फेस प्लॉट, ये ओमेगा, ये 90 और ये 0 है हमारे पास, तो फेस प्लॉट हमारे पास इस तरीके से शो होगा. सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड प्लॉटिंग एंड दिस इज़ द फेज प्लॉटिंग. सो बहुत ही ईजी है, बस हमें कुछ नहीं करना, जो भी टर्म दी होंगी उनको डेसिबल में कन्वर्ट करना है मैग्नीट्यूड के लिए, फेज एंगल निकालना है उसका और प्रॉपर ड्रॉ करना है. और जनरली आपको मैंने बता ही दिया कि जो बॉड प्लॉट होगा वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म के लिए ही बनेगा. सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द बॉड प्लॉट फॉर द टर्म 1 + j ओमेगा टी. यहाँ पर j ओमेगा टी इमेजनरी टर्म को शो कर रहा है. सो पहले तो हमें क्या करना है, इसको डेसिबल में कन्वर्ट करना है. सो 20 log बेस 10 मोड ऑफ 1 + j ओमेगा टी. हमें पता ही है कि मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर होता है. सो यहाँ पर 20 log बेस 10 √1 + ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर. अब चेक करते हैं, इफ़ ओमेगा टी इज़ लेस देन 1 देन ओमेगा टी इज़ नेग्लिजिबल. सो हमारे पास जो जनरली टर्म आएगी वो आएगी 20 log बेस 10 1, यानी कि 20 log बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0. सो फर्स्ट कंडीशन आ गई 0 dB. बट अगर हमारे पास ओमेगा टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास 1 नेग्लिजिबल हो जाएगा. तो हमारे पास टर्म आएगी 20 log बेस 10 ओमेगा टी, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा. सो जनरली इससे हम ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. 20 log ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/t. प्लॉटिंग करते हैं. प्लॉटिंग में वही मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे. तो यहाँ पर आपको पता है कि हमें 20 dB का डिकेड दे रहा है. ये जनरली 20 log ओमेगा टी जो भी आ रहा है हमारे पास, सो जनरली 20 dB का डिकेड दे रहा है. तो यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड जो प्लॉट किया है वो 20 dB डिकेड के थ्रू किया है. और अगर हमारे पास फेज़ की बात करूँ तो फेज़ प्लॉट में हमारे पास जनरली जो ओमेगा इक्वल्स टू 1/t हमने वैल्यू निकाली है, उस एक्सिस के थ्रू हम जो भी है उसके थ्रू हम एंगल निकाल रहे हैं. यानी कि एंगल अगर हम बात करें, 2 ग्राफ इंटरसेक्ट ऑन 0 dB, इट एग्जिस्ट एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/t विच इज़ अ कॉर्नर फ्रिक्वेंसी और ब्रेक फ्रिक्वेंसी. यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/t यहाँ पर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है. एंड फाई अगर हम निकालेंगे तो फाई निकलेगा हमारे पास tan इनवर्स ओमेगा टी. सो ईज़िली हम इसका फेज़ प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं. अब बात आती है कि मैंने जनरली जो आपको बोला है कि मैंने जो डिकेड को रिप्रेजेंट किया ये पॉजिटिव साइड पे क्यों किया है, नेगेटिव पे भी तो कर सकती. तो ध्यान रखना, जब हम लोग हमारे पास सिर्फ 0 है, 0 और पोल सबको पता ही है क्या होते हैं, यानी कि जो न्यूमरेटर टर्म है हमारे पास सिर्फ, तो उस टाइम पे पॉजिटिव प्लॉटिंग होती है. और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर भी है कोई टर्म में, यानी कि पोल्स भी हैं, तो नेगेटिव स्लोप.
यानी कि अगर पोल्स की बात करूँ तो नेगेटिव स्लोप के थ्रू ड्रॉ होगा, और अगर जीरो की बात करूँ तो पॉजिटिव स्लोप के थ्रू ड्रॉ होगा। आगे बात करते हैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट अ बोर्ड प्लॉट ऑन अ सेमी लॉग ग्राफ शीट फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम whose open loop transfer function is given by g of s is equivalent to 50 upon s 1 plus s ब्रैकेट 1 प्लस 0.5 s। आपके एग्जाम्पल में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। फ्रॉम द बोर्ड प्लॉट चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। सबसे पहली स्टेप जो आपको करनी है, सबसे पहले जो भी ये ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है इसको साइनोसॉइडल में कन्वर्ट करना है। तो साइनोसॉइडल में हमारे पास एस की इक्विवेलेंट क्या रख देते हैं हम, जे ओमेगा। सो पुट करते हैं तो ये आएगा जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्विवेलेंस टू 50 अपॉन जे ओमेगा ब्रैकेट 1 प्लस जे ओमेगा ब्रैकेट 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको हमें डीबी में कन्वर्ट करना है। सो डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो 20 लॉग मॉड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। सो देखो पहले न्यूमरेटर टर्म तो 20 लॉग 50 माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर पे आ रहे हैं, 20 लॉग मॉड ऑफ जे ओमेगा माइनस 20 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा माइनस 20 लॉग 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा। ध्यान रखना न्यूमरेटर की टर्म प्लस में असाइन हो रही है, बाकी टर्म नेगेटिव में, यानी कि पोल्स नेगेटिव और जीरो, न्यूमरेटर प्लस एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव। 20 लॉग 50 की वैल्यू होती है 34, वो पुट करेंगे, माइनस 20 लॉग ओमेगा, क्योंकि जे ओमेगा का अपन मैग्नीट्यूड लेंगे ओमेगा आएगा, 1 प्लस जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस का 20 लॉग रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड लेंगे तो रूट 1 प्लस 0.5 ओमेगा स्क्वायर। सो ये माइनस का 20 लॉग रूट 1 प्लस 0.5 ओमेगा स्क्वायर। थर्ड कंडीशन हमें क्या देखनी है, इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लॉटिंग करनी है। सो उसके लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा उसमें फैक्टर, सेकंड होगा कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, थर्ड होगा स्लोप एंड फोर्थ होगा रिमार्क। सबसे पहले 50 देखो तो 20 लॉग 50 की वैल्यू है 34, इसकी कोई कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं है हमारे पास, सो ये नन। इसमें कोई डिकेड नहीं आ रहा, मतलब 20 dB का या कुछ भी, 20 लॉग में कोई टर्म नहीं है, तो इसका 0 dB पर डिकेड हो गया। इसके रिमार्क में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 0 dB पर डिकेड स्टार्टिंग फ्रॉम 34 dB, मतलब जिस पॉइंट में हमारे पास इंडिविजुअल एक वैल्यू आ जाए वो वहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड है 20 लॉग ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है हमारे पास जनरली अगर मैं बोलूँ तो 1/s। ठीक है, तो हमारे पास जनरली ये होगा माइनस 1/s इज इक्वलेंस टू माइनस 20 लॉग ओमेगा। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही दिख रहा है कि माइनस 20 dB का डिकेड दे रहा है, तो माइनस 20 dB का डिकेड देगा, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी इसकी नन है, यानी कोई भी हमारे पास एडिशन में कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप माइनस 20 dB दैट इज पासिंग थ्रू ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज द रिमार्क। थर्ड कंडीशन देखो यहाँ से 1/1 प्लस एस होगा इज इक्वल्स टू माइनस 20 लॉग रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसमें माइनस 20 है तो माइनस 20 dB का डिकेड दे रहा है, रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू 1, तो इसकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 1 होगी। सेम रिमार्क डालेंगे, स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप माइनस 20 पर डिकेड स्टार्टिंग फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। अब इस कंडीशन में देखो माइनस का 20 लॉग रूट 1 प्लस 0.5 ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना 0.5, ठीक है, अगर 0.5 की बात करूँ तो मैं पॉइंट हटा दूँ तो 5/10 आएगा। 5/10 का मतलब होता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी 1/2 होगा। ठीक है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ बाहर, 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ जनरली जो भी है हमारे पास, या फिर ऐसे भी मत करो, इसमें से अगर बेसिकली मैं बात करूँ कि स्क्वायर हटा दूँ तो हमारे पास ये है 0.5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास अंदर जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, कॉमन नहीं भी लोगे तो भी हमारे पास जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी वो होगी 2, एंड डिकेड कितने का दिखा रहा है, माइनस 20 dB पर डिकेड का। सो ये ओमेगा इज टू 2 से स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये पॉइंट हमने रिमार्क में डाला है कि माइनस 20 dB पर डिकेड स्ट्रेट लाइन स्लोप माइनस 20 dB पर डिकेड स्टार्टिंग फ्रॉम ओमेगा इज इक्वलेंस टू 2। सो ये है मैग्नीट्यूड प्लॉट, मतलब मैग्नीट्यूड की प्लॉटिंग सब इस पे डिपेंड करती है। तो 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें करनी है, बहुत ही ईजी है। तो सिर्फ ओमेगा के साथ देख लीजिएगा कि कितनी इंडिविजुअल टर्म्स है। जैसे ओमेगा के साथ देखो, अगर मैं बात करूँ
ओमेगा स्क्वायर कोई नहीं, बट्टे में 1 है तो 1 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हो गया, ठीक है। यहाँ पर 0.51/2, तो जनरली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फेज़ प्लॉट की। फेज़ प्लॉट में हमें वही जो हमें लास्ट टर्म दे रखी है उसका देखेंगे, तो फाई = tan इनवर्स 0/50 आएगा, क्योंकि इमेजनरी अपॉन रियल होता है, 50 के साथ कोई भी टर्म इमेजनरी की नहीं थी। माइनस tan इनवर्स ω/0, माइनस tan इनवर्स ω/1, माइनस tan इनवर्स 0.5 ω/1। तो इसके थ्रू हमारे पास ये एंगल आ रहा है। अब सिर्फ कुछ नहीं करना, ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फाई को कैलकुलेट करना है। सो ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे एंड उसके थ्रू फाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। अब बात करते हैं थ्रू इसकी जनरली इसकी जो क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी आएगी एंड यू, तो जो भी है हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे बॉड प्लॉट की हेल्प से। तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था एक सेमी लॉग ग्राफ लेना है। सेमी लॉग ग्राफ ये होता है प्रॉपर, ठीक है, ऐसा होता है। इसको 2 पार्टीशन में डाला हुआ है, एक तो मैग्नीट्यूड प्लॉट है और एक फेज़ प्लॉट है। जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है वो मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेंसी के बीच में हो रहा है, एंड जो फेज़ प्लॉट है वो फेज़ वर्सेस फ्रिक्वेंसी के बीच में हो रहा है। मैग्नीट्यूड को जनरली डीबी में काउंट करते हैं, फ्रिक्वेंसी को लॉग ओमेगा की फॉर्मेट में काउंट करते हैं, ताकि हमें ईजी गोइंग हायर फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकें। अब बात होती है कि अगर हमारे पास कोई सिंपल टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल के है, तो हम बस यहाँ पर 0 और जो भी टर्म आ रही है उसको सीधे एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जैसे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आया था उस टेबल के थ्रू 34 dB हमने निकाला, तो 20 लॉग वेस्ट है, तो 34 के रिमार्क पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में पोल्स एंड ज़ीरोज़ को चेक करते हुए, अब ध्यान से देखना, सारे जितने भी थे हमारे पास पोल थे, मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया था कि पोल्स के अंदर नेगेटिव यानी डिकेड को शो करता है, नेगेटिव स्लोप बनते हैं। सो जनरली हमें नीचे की तरफ लाना है, तो जितने भी हमारी डिकेडिंग हो रही है, जैसे फर्स्ट में हुआ था -20 dB का डिकेड, तो हमने -20 dB का डिकेड दे दिया। उसके बाद टेबल में थर्ड पॉइंट पे भी -20 का हुआ था, सो -20 का फिर दे दिया, एंड फोर्थ पे भी हमारे पास -20 dB का डिकेड हुआ था। मतलब टेबल की हेल्प से जितनी डिकेड हो रही है, पोल्स की बात कर रहे हैं, सो नेगेटिव स्लोप जनरेट होता जाएगा और हम उसके थ्रू हमारे प्रॉपर वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। फेज़ प्लॉट तो इजी गोइंग है, हमारे पास जो भी वैल्यूज़ है सिर्फ उनको असाइन करनी है और डायरेक्ट कनेक्ट करते हुए फेज़ कैलकुलेट करना है। फेज़ प्लॉट के थ्रू हम फेज़ मार्जिन को इजीली गोइंग कैलकुलेट कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड प्लॉटिंग के थ्रू हम गेन मार्जिन को इजी गोइंग प्लॉट कर सकते हैं। सो इन दोनों प्लॉटिंग के थ्रू हमारे पास प्रॉपर गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, फेज़ क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, गेन मार्जिन, फेज़ मार्जिन कैलकुलेट हो जाएंगी। सो जनरली हमारे पास इजी गोइंग हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बहुत ही ईजी है बॉड प्लॉट ड्रॉ करना, क्योंकि बॉड प्लॉट में सिर्फ कुछ नहीं करना, जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले साइनोसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करना है, मैग्नीट्यूड प्लॉटिंग करनी है, फिर फेज़ प्लॉटिंग करनी है और उनकी हेल्प से सेमी लॉग ग्राफ को ड्रॉ करना है। 0 हो तो पॉजिटिव स्लोप बनेगा और पोल्स हो तो नेगेटिव स्लोप बनेगा। एक इंडिविजुअल कंडीशन आ रही हो के की कोई, तो डायरेक्ट ड्रॉ हो जाएगा एंड उसकी हेल्प से हम बॉड प्लॉट को ईजीली गोइंग ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।